देर रात अमेरिका का ईरान पर फिर हमला हुआ और सेंटकॉम ने दक्षिण ईरान पर टारगेट किया। IRGC की मिलिट्री कमांड सेंटर पर यह हमला है, जहां मिसाइल ड्रोन फैसिलिटी पर हमला किया गया। दक्षिण ईरान को कैसे टारगेट किया गया? सेंटकॉम की तरफ से जारी इन वीडियो के आधार पर दावा किया गया कि मिसाइल और ड्रोन फैसिलिटी पर हमले हुए हैं। IRGC की मिलिट्री कमांड सेंटर पर वार किया गया। खबर केशम द्वीप, बंदर अब्बास पर हमले को लेकर भी है। तो इस द्वीप और अबू मूसा पर भी अटैक और अहवाज, अबादान, बुशर टारगेट पर रहे। वहीं पश्चिम एशिया में US एयरफोर्स की गतिविधि को लेकर भी बड़ी खबर है। एयर रिफ्यूलिंग का वीडियो जारी किया गया। सेंटकॉम ने वीडियो जारी किया। पोसेडॉन विमान में हवा में ईंधन भरा गया। और खबर इराक के इरबिल पर ईरानी हमले को लेकर भी है, जहां कुर्द गुट पर ईरान ने हमला किया और ड्रोन से निशाना। ईरान इराक में लगातार हमले कर रहा है, जॉर्डन पर हमले कर रहा है, लेकिन ये इराक के इरबिल पर हुए हमले को लेकर किया जा रहा है दावा, जहां कुर्द गुट पर ईरान ने हमला किया है और ड्रोन से निशाना बनाया। वहीं इरबिल एयर बेस पर अमेरिकी सेना तैनात। खबर है आज फिलहाल US बेस पर हमले की कोई खबर नहीं है, लेकिन पिछले दिनों ईरान ने एयर बेस पर हमला किया था। अब इराक की सुलेमानिया पर भी ईरानी हमले को लेकर खबर, जहां कुर्द गुट के हथियार डिपो पर अटैक। ईरान का आरोप, कुर्द संगठन इराकी कुर्दिस्तान से ईरान में घुसपैठ हमले करते हैं। अब IRGC ने भी वीडियो जारी कर दावा किया है जॉर्डन पर कैसे हमले को अंजाम दिया गया। अमेरिकी एयर बेस पर यह हमला हुआ था। जॉर्डन, जहां लगातार पिछले कई दिनों से ईरान की तरफ से टारगेट किए जा रहे हैं। IRGC ने अब वीडियो जारी करते हुए यह दावा किया है कि अमेरिकी एसेट, अमेरिकी एयर बेस पर जॉर्डन में कैसे वार हुआ। लेकिन बड़ी खबर है अमेरिकी F-35 को लेकर। अमेरिकी F-35 फाइटर जेट पर ईरान का बड़ा दावा है। अमेरिका के 3 F-35 फाइटर जेट्स को मार गिराया गया है। एक दिन पहले ईरान ने जॉर्डन पर मिसाइल हमला किया था। जॉर्डन के अल अजराक एयर बेस पर F-35 तैनात थे और IRGC दावा कर रहा है कि अल अजराक बेस पर 3 F-35 को तबाह कर दिया गया है, क्योंकि अमेरिका को $300 मिलियन के नुकसान का दावा किया जा रहा है। 3 अन्य F-35 फाइटर जेट को भी नुकसान का दावा। जॉर्डन पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ। IRGC ने हमले का वीडियो जारी करते हुए यह दावा किया कि जॉर्डन के बेस पर ही तैनात F-35 को नष्ट कर दिया गया है। IRGC नष्ट करने का दावा कर रहा है, लेकिन ईरान के इसी दावे को सेंटकॉम ने फैक्ट चेक किया। सेंटकॉम ने ईरान के दावे को गलत बताया। किसी भी F-35 को नुकसान नहीं पहुंचा। सभी मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। अब F-35 फाइटर जेट को लेकर सच्चाई है क्या दावे किए जा रहे हैं? जल्द इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको बताते हैं, क्योंकि ईरान दावा कर रहा है कि 3 F-35 को मार गिराया गया है, जबकि अमेरिका दावा कर रहा है कि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। $300 मिलियन के नुकसान का ईरान दावा कर रहा है, जबकि अमेरिका कह रहा है कि सभी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जा चुका है। अमेरिका दावा यह भी कर रहा है कि किसी विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जबकि ईरान दावा कर रहा है कि 3 अन्य F-35 को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान यह भी कह रहा है कि जॉर्डन के अल अजराक बेस पर जब हमलों को अंजाम दिया गया तो इन्हें नष्ट कर दिया गया, जबकि अमेरिका दावा कर रहा है कि मिसाइल और ड्रोन यहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। अमेरिका की वाटर सिस्टम पर साइबर अटैक को लेकर भी आज एक बड़ी खबर है, जहां मिनीसोटा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठप और दूसरी जगहों पर हुए साइबर अटैक। ईरान के हैकर्स का हाथ होने का शक जताया जा रहा है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से फिलहाल इस बड़ी खबर को लेकर क्या दावा किया जा रहा है, जल्द एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अमेरिका में ईरान से साइबर अटैक को लेकर यह दावा किया जा रहा है। फिलहाल खबर सुनिए। ईरानी हैकर्स ने हैक किया है अमेरिकी वाटर सिस्टम। इस हैकिंग के जरिए मिनीसोटा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठप हो चुका है।
मिनेसोटा के 30 से ज्यादा नगर पालिकाओं पर साइबर अटैक को लेकर दावा किया जा रहा है। वाटर सिस्टम की ह्यूमन मशीन इंटरफेस को निशाना बनाया गया और कुछ जगहों पर साइबर अटैक नाकाम भी कर दिए गए। हालांकि हैकर्स को ईरानी सरकार का पूरा समर्थन है, यही वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, F-35 को नष्ट करने का दावा और अब हैकिंग के जरिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ठप होने को लेकर फिलहाल खबर क्या है? देखिए, सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि ईरान की तरफ से हालांकि जंग के दरमियान भी ये दावे किए जाते रहे कि कई बार उन्होंने हवा में अमेरिका के फाइटर जेट को मार गिराया है। हालांकि उस वक्त जंग के दरमियान तो कुवैत के एयर डिफेंस की वजह से 3 अमेरिकी फाइटर जेट नष्ट भी हो गए थे। लेकिन इस वक्त जो दावा किया जा रहा है वो हवा में नहीं बल्कि ज़मीन पर अमेरिका के 3 F-35 जो दुनिया की सबसे ताकतवर फाइटर जेट मानी जाती है उसको नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब जॉर्डन के एयरबेस पे ईरान की तरफ से अटैक किए गए उस वक्त जो वहां पर मौजूद फाइटर जेट थे 3 अमेरिकी फाइटर जेट उनको नुकसान पहुंचा है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐसे किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की है और लेकिन फिर भी अगर आप ये कह सकते हैं कि जॉर्डन पे लगातार अटैक करके ईरान के हौसले बुलंद हैं और उन्हें ये लग रहा है कि अमेरिकी बेस पर भी हम न केवल नुकसान पहुंचा सकते हैं बल्कि अमेरिका की ताकत के प्रतीक F-35 तक को भी हम नष्ट कर सकते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये ईरान के लिए आप कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबी है इस सेंस में कि उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा है और इसका असर आप देख ही रहे हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को जहाँ तक हैक करने का सवाल है तो रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया ये उन देशों में से दुनिया भर में गिने जाते हैं जिनके पास ये क्षमता है कि वो साइबर अटैक के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी प्लांट पर साइबर अटैक करके उसे नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज एक और बड़ी खबर है मनीष, जल्द आपसे इसको लेकर इंफॉर्मेशन लेते हैं क्योंकि ये मुश्तबा पर CIA और मोसाद कुछ भी पुष्टि नहीं कर रहे हैं और ईरान में CIA मोसाद के नेटवर्क को नुकसान पहुंचा है। हालांकि मुश्तबा का किसी बंकर में छिपे होने का अंदेशा इंसानी सोर्सेस के जरिए लगाया जा रहा है। अब मुश्तबा का पता अमेरिकी मीडिया हाउस दी टाइम्स के हवाले से फिलहाल इसको लेकर खबर क्या है क्योंकि मुश्तबा पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। अब क्या वाकई अभी तक मुश्तबा को ट्रैक और ट्रेस नहीं किया गया, इसलिए ह्यूमन सोर्सेस के जरिए पता लगाने की कोशिश होगी? सवाल मनीष इसी को लेकर आपसे करूं उससे पहले खबर जानिए जहां मुश्तबा ने 150 दिन से ना तो कोई फोन उठाया है ना लैपटॉप खोला है, यह दावा रिपोर्ट में किया जा रहा है। वो साइबर टूल्स बेकार हुए जिससे खमनेई का पता लगा था। मुश्तबा का पता लगाने के लिए अब CIA और मोसाद ह्यूमन सोर्स पर निर्भर कर चुके हैं क्योंकि मुश्तबा पर फिलहाल खुफिया इनपुट किया है। माना यही जा रहा है कि मुश्तबा किसी गहरे शेल्टर में छिपे हैं, एक सेफ जोन में, जहां हमले में घायल होने के कारण उनका चेहरा भी बिगड़ गया और अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट के डर से दिन की रोशनी से वो बचते हैं। तेहरान के नीचे बनी सुरंग या कोम शहर के पास किसी बंकर में है और संदेश वाहक के जरिए शीर्ष नेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं। IRGC के 2 से 3 सदस्यों को ही मुश्तबा की लोकेशन की कोई जानकारी है, यही रिपोर्ट में दावा भी किया गया। लेकिन मनीष इसको लेकर सवाल करूं उससे पहले एक और बड़ी खबर है। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान को हर हाल में सीजफायर करना होगा और अमेरिकी जहाजों पर हमला किया तो भारी कीमत चुकानी होगी। डील नहीं तो ईरान पर बड़ा हमला, डील नहीं तो ईरान में काम खत्म करेंगे। हालांकि अमेरिका वर्सेस ईरान खबर समझौते को लेकर यह समझौता नहीं तो सर्वनाश तय है। डोनाल्ड ट्रंप की लेटेस्ट चेतावनी सुनिए, ईरान को हर हाल में सीजफायर तो करना ही होगा, डील नहीं तो ईरान पर बड़ा हमला होगा और समझौता करे नहीं तो कार्रवाई जारी रहेगी। हालांकि अगले चरण के हमले के लिए ईरान भी तैयार रहे। अब सिर्फ ईरान को रोकना US का लक्ष्य नहीं है, ईरान को कोई दूसरा मौका ही नहीं मिलेगा। हालांकि युद्ध पर ईरान में दो फाड़ कैसे है क्योंकि पेजिशकियान बातचीत जारी रखने के पक्ष में, IRGC मिसाइल और हमले जिस तरीके से कर रहा है उसको लेकर संभावना आगे क्या, क्योंकि अगर ईरान नहीं माना तो और बड़े हमले भी मुमकिन है और अमेरिका ने हमले नहीं रोके तो अरब में महासंग्राम। कुवैत में सेना अमेरिका कम कर सकता है, खबर आ रही है अमेरिकी सैन्य मौजूदगी घटाने पर पेंटागन में मंथन और ईरानी हमलों के बाद अमेरिका बड़ा फैसला भी ले सकता है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर क्या है क्योंकि ये साफ है कि ईरान लगातार US एसेट्स को टारगेट कर रहा है जिसमें कुवैत भी टारगेट पर रहा है। और ईरान से क्या डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं क्योंकि कुवैत से वो सेना हटा रहे हैं? खबर यह है कि कुवैत में अमेरिकी सेना अमेरिका कम कर सकता है। खबर यह है कि सैन्य मौजूदगी घटाने पर पेंटागन मंथन भी कर रहा है और ईरानी हमलों के बाद अमेरिका फैसला ले सकता है। हालांकि सेना क्यों कम करना चाहता है US, समझिए। जहां ईरानी मिसाइल ड्रोन्स का
खतरा भी बढ़ता जा रहा है और IRGC के टारगेट पर लगातार अमेरिकी बेस हैं। दूसरे देशों में बेस अमेरिका बनाना चाहता है। बड़ी बात यह है कि कुवैत में फिलहाल करीब 13,500 तक अमेरिकी सैनिक हैं, यही रिपोर्ट में दावा किया गया। लेकिन अब ईरान के प्रॉक्सीज भी एग्रेवेट कर रहे हैं सिचुएशन को। कैसे? क्योंकि हुती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब की बड़ी तैयारी को लेकर अब दावा किया जा रहा है। जहां बड़े सैन्य ऑपरेशंस की सऊदी अरब भी तैयारी में है। ईरानी तनाव के बीच सऊदी का एक बड़ा फैसला, आज की एक बड़ी खबर है, क्योंकि हुती जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है, हुती के खिलाफ सऊदी का जंगी ऐलान खबर है। हुती के खिलाफ बड़े सैन्य ऑपरेशन की सऊदी की तैयारी, जहां बाब अल मंदेब में नाकेबंदी के खिलाफ बहुत बड़ी ये तैयारी है। हुती के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन सऊदी अरब बनाएगा। रेड सी में जहाजों की सुरक्षा के लिए सैन्य गठबंधन की ये कोशिश मानी जा रही है। अलायंस पर दर्जनों देशों से सऊदी बात भी कर रहा है। सऊदी के लिए बाब अल मंदेब पूरी तरह हुती बंद कर चुका है और राष्ट्रपति ट्रंप से समर्थन मांग चुके हैं सऊदी प्रिंस, जबकि हुती के खिलाफ अमेरिका की जरूरत पड़ सकती है। अब अरब में महासंग्राम, जो बात अभी थोड़ी देर पहले मनीष हमने रिपोर्ट में कही, क्या वाकई सिचुएशन इस लेवल तक एस्केलेट हो सकती है कि सऊदी अरब अब सीधे एक्शन की तैयारी और ईरान के प्रॉक्सीज पर सीधा वार कर सके? देखिए, एक बात तो है कि हुती को जितना अंडर एस्टिमेट सऊदी ने किया था उतना तो है नहीं, और ईरान की मदद की वजह से आज सऊदी पर अटैक करने की ना केवल हुती में क्षमता है, बल्कि सऊदी के सबसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को वो बखूबी, अगर आप कहें तो बहुत भारी नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो वैसे में अब सऊदी ने एक नया अलायंस बनाया है। आखिर इतनी मुसीबत के समय में जो पाकिस्तान को मदद दी थी, तो पाकिस्तानी किस दिन काम आते, तो पाकिस्तानियों को आगे किया गया है। इसके अलावा कुछ देशों के नाम आपने भी बताया कि मिडिल ईस्ट के इन देशों के साथ एक अलायंस बना गया है। मुझे नहीं लगता है कि अगर पाकिस्तान या टर्की या इजिप्ट, इन तीन में से कोई एक जब तक मिलिट्री सपोर्ट ना दे दे, तब तक हुती के खिलाफ बाल भी बांका करने की स्थिति में सऊदी रहेंगे, अगर अमेरिका डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है तो। लेकिन हाँ, फिर वही वाली बात है कि अब इस लड़ाई का दायरा केवल हॉर्मुज स्ट्रेट तक नहीं रहने वाला है। धीरे धीरे इसके चपेट में सभी देश आ रहे हैं, सभी देश आ रहे हैं और सभी समुद्री मार्ग भी आ रहे हैं। प्रॉक्सीज जिस तरीके से वार कर रहे हैं, उसके जरिए बाकी समुद्री मार्ग भी वैश्विक स्तर पर बड़ा असर डाल सकते हैं। लेकिन खबर इस लिहाज से भी मनीष जरूर समझाएं, जहां अमेरिका के लिए ये दबाव, ये कार्रवाई या ये एक्शन कितने हावी हो रहे हैं, क्योंकि मुश्तबा को लेकर उनके पास कोई इनपुट नहीं है। हालांकि जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें टारगेट करने को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप की प्लानिंग को लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं। देखिए, जहां तक मुश्तबा का सवाल है, तो आपको याद होगा कि 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई थी और जिस दिन इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया था, और तब ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei और मुश्तबा के परिवार के बहुत सारे लोग मारे गए थे। उस दिन मुश्तबा भी घायल हो गए थे, जिसके बारे में आपने बताया। और तब से लेकर आज 31 जुलाई है, यानी कि 28 फरवरी से 31 जुलाई 4 महीने हो गए। इस 4 महीने में मुश्तबा के बारे में कोई खबर नहीं है। इस दरमियान वो अपने पिता के अंतिम विदाई के कार्यक्रम में, जिसमें करोड़ों लोगों ने भाग लिए थे, उसमें भी वो नहीं दिखे थे। अभी तक केवल एक बार ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि मैं मुश्तबा से 2.5 घंटा मिल के आया हूं। ना कोई फोटो, ना कोई ऑडियो, उनके नाम से बयान जारी होते हैं, लेकिन कभी किसी ने नहीं देखा है तो वो किस हालत में हैं भी कि नहीं है, बोलने की स्थिति में है कि नहीं, क्या वो बात कर पाते हैं कि नहीं, तो वो कंप्यूटर क्या चलाएंगे। तो ये सारी स्थितियां हैं। इन सब के बीच जाहिर है अमेरिका और इजराइल भी जमीन आसमान एक किए हुए हैं कि अगर मुश्तबा जीवित हैं, अगर वो इस हालत में है कि वो लीड कर सके, तो उनके बारे में खबर रहे, ताकि जरूरत पड़ने पर उनको अटैक किया जा सके। पहली बार अब मिस्र के स्वेज नहर के पास ड्रोन अटैक हुआ है और मिस्र के देमियाता पोर्ट पर यह हमला हुआ है। इस हमले में अमेरिका के गैस स्टोरेज टैंकर में आग लगी और हुती पर ही हमला करने का शक भी है। तो एक तरफ ईरान का पूरा कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, पर्शियन गल्फ की तरफ है, लेकिन अब हुती जिस तरीके से हमले कर रहा है, मिस्र तक क्या युद्ध की आंच पहुंच चुकी है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि खबर है कि पहली बार स्वेज नहर के पास ड्रोन अटैक हुआ है। खबर है मिस्र के देमियाता पोर्ट पर हमले को लेकर, और इस हमले में अमेरिका का एक गैस स्टोरेज टैंकर तबाह हुआ है। हुती ने हमले को अंजाम दिया, ये रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। हालांकि स्वेज नहर पर हमले के साइड इफेक्ट समझिए, ये वो स्वेज नहर है जहां दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग एशिया और यूरोप के बीच वैश्विक समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा यहां से गुजरता है। स्वेज पर हमला वैश्विक सप्लाई चेन के लिए बहुत बड़ा खतरा है और ड्रोन हमले के बाद स्वेज की सुरक्षा को लेकर भी नई चिंताएं हैं। और अगर स्वेज असुरक्षित, तो जहाजों को अफ्रीका का लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा और माल ढुलाई के साथ साथ बीमा की लागत भी कई गुना बढ़ जाएगी। हालांकि तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा भी बढ़ेगा। लेकिन अब अमेरिका ईरान में युद्ध का नया चरण शुरू हो चुका है, क्योंकि अरब में यूएस बेस पर हमले ईरान कर रहा है, जबकि इराक में यूएस सऊदी जोरदार पलटवार कर रहे हैं। जंग में अब ईरान समर्थित नेटवर्क भी एक्टिव हो चुका है, जहां ईरान और अमेरिका की जंग अरब में फैली।
क्योंकि ईरान युद्ध का ये नया चरण है जहां अरब में भीषण रण। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट दावा कर रही है कि अमेरिका ईरान में युद्ध का ये नया चरण शुरू हो चुका है, जहां दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अरब में यूएस बेस पर लगातार ईरान हमले कर रहा है। यहां तक कि इराक में यूएस सऊदी जोरदार पलटवार कर रहे हैं और ईरान समर्थित नेटवर्क भी एक्टिव है। ईरान समर्थित गुट भी जंग में शामिल। मतलब ये कि हमले अब ईरान की जमीन तक सीमित नहीं है। अब अमेरिका में खत्म होने के करीब है इंटरसेप्टर मिसाइलें। बड़ी खबर, सेंटकॉम के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी और ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों का टारगेट अमेरिकी बेस बन रहे हैं। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन ट्रंप को आगाह कर रहे हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट क्या दावा कर रही है, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। और सवाल ये कि क्या अमेरिका के पास खत्म हो रही हैं मिसाइलें, क्योंकि अमेरिकी भंडार में मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी को लेकर आगाह किया गया है। ईरान जंग में बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर नष्ट हुए हैं। ईरानी मिसाइल को टारगेट करने के बाद यह कमी आई है। युद्धपोत पर तैनात इंटरसेप्टर भी इस्तेमाल और अमेरिका मिसाइल इंटरसेप्टर प्रोडक्शन बढ़ाएगा। प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह भी समझिए, जहां इंटरसेप्टर युद्ध से पहले अब अनुमानित कमी की बात यहां की जा रही है। हालांकि कमी को देखते हुए ये देखिए, इंटरसेप्टर पैट्रियट इंटरसेप्टर करीब 2330 युद्ध से पहले और कमी 65% तक आ चुकी है। हालांकि अनुमानित अगर बात करें तो करीब 759 से 827 ही बचे हैं। ये वो डेटा है जिसके आधार पर ये प्रोडक्शन बढ़ाने की बड़ी वजह मानी जा रही है। थर्ड की अगर बात करें तो युद्ध से पहले करीब इसकी संख्या थी 452, अब 38% की कमी को लेकर आगाह किया जा रहा है और अनुमानित 234 से 278 बताए जा रहे हैं। खबर है पीओके में विरोध प्रदर्शन जारी है। खबर है रावलाकोट में स्थिति और तनावपूर्ण बन चुकी है। यहां तक कि प्रदर्शनकारियों का दमन जारी है और रविवार की हिंसा में अब तक 40 लोगों की मौत की खबर। पीओके में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ भी की जा रही है। सड़क पर पुलिस वालों की तादाद में इजाफा किया गया है। हकीकत यह है कि पीओके में डर का माहौल बना हुआ है। जनता को राशन स्टोर करने को भी कहा गया। 2 महीने का राशन जमा करने के निर्देश दिए गए हैं और राशन की दुकानें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट। हालांकि आटे के अलावा दवाइयों का भी स्टॉक रखने को कहा गया। नीलम, झेलम घाटी, हवेली जिलों में अलर्ट है। वहीं वो तस्वीरें भी अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से पीओके में मुनीर की बर्बरता जारी है और हर तरफ प्रदर्शनकारियों पर हमले। इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, बिजली पानी ठप है। प्रदर्शन लगातार पिछले कई दिनों से जारी है। 40 से ज्यादा लोगों की मौत की भी खबर है। बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच डर का माहौल, सड़क पर पुलिस वालों की तादाद में इजाफा। वहीं लोगों से अनाज, आटा स्टोर करने को भी कहा गया है। फिलहाल पीओके में मुनीर की बर्बरता कैसे जारी है? मुनीर ने पीओके में पाकिस्तानी फौज को भेज दिया है। सेना के 10,000 जवान पीओके भेजे गए हैं। पीओके के रावलाकोट में स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। नॉन स्टॉप बर्बरता को लेकर आज की खबर क्या है? लेटेस्ट अपडेट आपके सामने, जहां पीओके में मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन और पाकिस्तान सेना के हाथ से हालात निकल चुके हैं। हालात को संभालने के लिए मुनीर ने फौज भेजी है। पीओके के लिए 10,000 सैनिक रवाना हुए हैं। पहले से ही 33,000 रेंजर्स तैनात हैं। अब तक क्या हुआ है ये भी जान लीजिए, जहां पाकिस्तानी आर्मी की फायरिंग में 37 प्रदर्शनकारियों की मौत को लेकर दावा किया जा रहा है। रैली प्रदर्शन पर रोक है। JAAC ऑफिस भी सील कर दिया गया है। इंटरनेट बंद किया गया है। 7 जून से अब तक 110 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। 350 से 400 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर दावा किया जा रहा है, जबकि 100 से 150 लोगों पर केसेस भी दर्ज किए गए हैं। स्पेन में इमरजेंसी। अब जरा तस्वीरों को गौर से देखिएगा, क्योंकि स्पेन के सेउटा में हजारों प्रवासियों का हल्ला बोल और स्पेन की सीमा में एक साथ 5,000 से ज्यादा शरणार्थी घुस आए। समंदर के रास्ते स्पेन में शरणार्थी घुसे। इतिहास में पहली बार है कि इतने बड़े पैमाने पर सीमा पार की गई है और शरणार्थियों में महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। सेउटा उत्तरी अफ्रीका में मौजूद स्पेन का स्वाति क्षेत्र है, जिसकी सीमा मोरक्को से लगती है। अब स्पेन के ही सेउटा में अराजकता की स्थिति। स्पेन सरकार ने सेना को तैनात किया है। सेउटा की दुकानें, बाजार, मॉल्स बंद हैं। समंदर पार करने के दौरान 18 प्रवासियों की मौत की भी खबर है।
तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में भी सेना तैनात की गई है और समंदर पार करने के दौरान फिलहाल 18 लोगों की मौत की खबर है। इस हालात के बीच में स्पेन सरकार से इमरजेंसी घोषित करने की मांग की गई। मोरक्को की सीमा को बंद करने की भी तैयारी है। टैंक्स को भी सड़क पर उतारा गया है। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज सेउता का दौरा भी करने वाले हैं। पूरे स्पेन में लूटपाट और दंगों का भी डर बना हुआ है। स्पेन के लोग अपनी सुरक्षा के लिए भी चिंतित हैं। स्पेन और मोरक्को की सरकार में बातचीत हो रही है। प्रवासियों की तत्काल वापसी पर यह बातचीत की जा रही है। लेटेस्ट तस्वीरें आपने देखी हैं, लेकिन अब आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर बताते हैं कि आखिर स्पेन का स्वाते इलाका सेउता कहां पर है, मोरक्को से इसकी दूरी कितनी है। स्पेन में शरणार्थियों का ये जो धावा है, जिसकी तस्वीरें अभी आपने देखी हैं, इस पूरे रास्ते को एक मैप के जरिए भी हम आपको बताते हैं, जहां मोरक्को को सेउता की दूरी महज 14 किलोमीटर की है। और ये रहा वो इलाका, ये रहा स्पेन, ये रहा समुद्री बॉर्डर एरिया और ये रहा मोरक्को। पहले से ही शरणार्थी इसी रास्ते से आते भी रहे हैं, लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, सेउटा उत्तरी अफ्रीका में स्पेन का स्वायत्त क्षेत्र है और सबसे बड़ी बात है जहां हजारों शरणार्थियों के एक साथ आने से संकट और ज्यादा बढ़ चुका है। स्पेन में अराजकता की स्थिति कैसे पैदा हो रही है वो तस्वीरों के जरिए भी साफ है, क्योंकि लगातार एक साथ इतने लोगों के आने के बाद दुकान मॉल बंद हो चुके हैं। सेना को सड़क पर उतरना पड़ा है। स्पेन की सरकार भी अलर्ट है, लोगों को वापस भेजने की भी तैयारी हो रही है। इस बीच यूरोपीय संघ की माइग्रेशन नीति पर भी एक नई बहस शुरू हो चुकी है। लेकिन इतने लोगों के एक साथ आने की तस्वीर आपने देखी, अब इसकी वजह भी समझिए। ये एक अल्जीरिया नागरिक की याचिका के बाद शीर्ष अदालत तक मामला पहुंचा था, जब 2024 में समुद्र के रास्ते तैर कर आने पर बिना किसी कागजी कार्रवाई के उसे तुरंत वापस भेज दिया गया था। अब अदालत ने यह माना कि किसी भी व्यक्ति को बिना लीगल काउंसिल के इंटरप्रेटर और उसकी सुरक्षा मांगने का उसे मौका दिया जाना चाहिए। उसे ऐसे ही देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता। यह स्पेनिश संविधान कहता है। मानव अधिकारों का यह सीधा उल्लंघन माना जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे। इसलिए स्पेन के सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला शरणार्थियों के साथ साथ प्रवासियों के अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक और कानूनी मोड़ माना जा रहा है। हालांकि अदालत ने यह भी ध्यान रखने की बात कही कि अगर आप समुद्र से बचाए गए हैं, तैर कर आए हैं, तो लोगों के मामले में ऐसे में सी लॉ, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संधियां लागू हो जाती हैं। इसलिए मानवीय आधार पर उन्हें सुरक्षा मिल सकती है, कानूनी प्रक्रिया का उन्हें पालन करने की जिम्मेदारी मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के बाद यह साफ हो गया कि तैर कर आने वाले लोगों को तुरंत वापस नहीं भगाया जा सकता है। प्रवासियों को यह पता था, एक बार सेउटा के समुद्र रास्ते पर वो कदम रखेंगे तो जाहिर सी बात है स्पेन में कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें शरण मांगने का अधिकार मिल जाएगा। यही वजह है कि इतने सारे लोग एक साथ जिस तरीके से समुद्र के रास्ते स्पेन में आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि जो प्रवासी समुद्र में तैरकर या नाव के जरिए सेउटा में आते हैं वो किसी भी हाल में उन्हें वापस नहीं भेजा जा सकता। हालांकि सड़क के रास्ते की अगर बात की जाए तो वहां पर कागजी कार्रवाई के तहत उन्हें वापस भेजा जा सकता है, लेकिन समुद्र के रास्ते अगर वो आते हैं तो उन्हें वापस नहीं भेजा जा सकता। यही वजह है कि पहली बार है इतिहास में कि एक साथ हजारों लोग समुद्र के रास्ते स्पेन में शरणार्थियों का ये आना और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद स्पेन में एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। इमरजेंसी तक की मांग कर दी गई है। तुर्की की खबर, जहां पर जंगलों में भीषण आग लगी हुई है और कैसे सुलग रहे हैं तुर्की के जंगल, उसकी लेटेस्ट तस्वीर देखिए। दक्षिण पश्चिम तुर्की के जंगल में भीषण आग की लगातार खबरें आ रही हैं और मुगला नाम की जगह सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। हाईवे तक ये आग फैल चुकी है, ट्रैफिक रुका हुआ है। शुरुआत में खेतों में आग लगी थी और फिर ये आग जंगल तक फैल गई। आग का दायरा बढ़ चुका है, आग पर काबू पाना मुश्किल हो चुका है। हाईवे तक ये आग फैल गई है। हालांकि लगातार आसमान से पानी का छिड़काव हो रहा है, लेकिन आग और काले धुएं की इस गुबार की वजह से हाईवे पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इस पूरे रूट को घंटों तक के लिए पहले बंद कर दिया गया, लेकिन बमुश्किल कैसे आसपास वाहन गुजर रहे हैं उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। बड़े पैमाने पर आग बुझाने का काम जारी है। 400 दमकल कर्मियों को लगाया गया है। आसमान से पानी का छिड़काव हो रहा है, लेकिन आग के इस विकराल रूप पर काबू पाना मुश्किल हो चुका है। 5 विमान, 12 हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं।
इस हालात के बीच में 43 घरों को खाली करवाया गया है, 65 लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया, अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हालांकि पिछले 10 दिन से फ्रांस और स्पेन की सीमा पर भी आग की हालात और बेकाबू हो गए हैं और इस आग को बुझाना बहुत मुश्किल हो गया है। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस के बोर्डो के जंगलों में आग बेकाबू हो चुकी है और अब तक 42,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। करीब 2.2 लाख लोगों को 2 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जाने का दावा किया जा रहा है। कुछ इलाकों में स्थिति सुधरने के बाद 15,000 लोगों को घर लौटने की इजाजत मिली है। आग का सबसे ज्यादा असर गिरोंद और लांद इलाकों पर भी है। 2,500 से ज्यादा दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। तेज हवाओं की वजह से आग आसपास के इलाकों में फैल चुकी है। मैक्रो सरकार ने आगजनी को स्टेट इमरजेंसी घोषित किया है। खबर आग बुझाने के लिए 18 से ज्यादा विमान लगाए गए हैं। तेज हवाओं और सूखे के कारण आग दोबारा भड़कने का खतरा भी बना हुआ है। हालांकि फ्रांस में इस हफ्ते चौथी हीट वेव शुरू होने से हालात और गंभीर हो सकते हैं और कई इलाकों में तापमान 37 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रपति मैक्रो ने इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे गंभीर प्राकृतिक आपदाओं में से एक बताया है। एक और तस्वीर देखिए, आग ने कैसे कई गांव, घरों और वन क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचाया है। 75 दमकल कर्मी आग से झुलस चुके हैं। कई सड़क और प्रभावित इलाकों में आवाजाही ठप है। आग लगाने की आशंका में ही 184 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। स्पेन के जंगलों में भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। 10 दिन से स्पेन के जंगल कैसे धधक रहे हैं उसकी तस्वीर देखिए। भीषण आग आविला प्रांत के थिएतार घाटी में लगी है। आविला में 50,000 हेक्टेयर जंगल में आग फैल चुकी है। जंगल में आग से 14 लोगों की मौत की भी खबर है। 25,000 लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। आग को स्पेन के इतिहास की सबसे विनाशकारी जंगल की आग में से एक माना जा रहा है। अब स्पेन की राजधानी मैड्रिड, आसपास के इलाकों में घना धुआं छाया हुआ है। प्लेन से आग बुझाई जा रही है। यूरोपियन यूनियन ने भी स्पेन में भेजे आग बुझाने वाले विमान। तो लगातार स्पेन में आग के बढ़ते दायरे के बीच हालात बेकाबू हो चुके हैं। हर तरफ धुएं का ये गुबार। आग पर काबू पाने की पिछले कई दिनों से कोशिश की जा रही है। 25,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जंगल में लगी आग से 14 लोगों की मौत की भी खबर है। 10 दिन से स्पेन के जंगल आग की चपेट में है। राजधानी मैड्रिड के आसपास के इलाकों में धुआं छाया हुआ है। बड़ी खबर है इस वक्त आपको बता दें, जहां पश्चिम बंगाल के सीएम पर हमले की साजिश का पर्दाफाश हुआ है और बर्धमान से हामिद मंडल नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ है। सज्जाद भट्ट आतंकी मॉड्यूल से संबंध होने का यह शक और कुछ समय से शुभेंदु पर हमले की तैयारी कर रहा था हामिद। सीएम के काफिले से लेकर कई कार्यक्रमों की जानकारी भी मिली है। रविशंकर दत्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रवि, क्या जानकारी और सीएम पर हमले को लेकर क्या सबूत? देखिए, बर्धमान के एक पॉश बिल्डिंग जो है वहां से ये हामिद मंडल जो है गिरफ्तार हुआ है। जैश ए मोहम्मद का वो टेररिस्ट कहा जा रहा है और शुभेंदु अधिकारी को यहाँ पे हत्या करने की वो प्लानिंग कर रहे थे। काफी दिन से एसटीएफ को, बंगाल एसटीएफ को इसके बारे में खबर लग रही थी और उनके जो फोन कॉल थे उनको भी ट्रैक किया जा रहा था। आज सुबह उनको, कल रात को उनको गिरफ्तार किया गया है और आज उनको कोर्ट में पेशी किया जा रहा है। इसके बाद उनको पूछताछ किया जाएगा कि शुभेंदु अधिकारी को हत्या करने में और कौन कौन इससे साजिश थे, क्या वो अकेले थे या वो अकेला ये पूरा प्लानिंग कर रहा था, या अगर जैश ए मोहम्मद का नाम इसमें आ रहे हैं तो कौन कौन इसके साथ जुड़े हुए थे। पश्चिम बंगाल में जो स्लीपर सेल थे, वो लोग कौन है, इसका भी एक बड़ा क्रैकडाउन होने की संभावना है क्योंकि उनको पुलिस अब हिरासत में लेंगे और जबरदस्त पूछताछ करेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो अब हामिद की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे नेक्सस को लेकर ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि हामिद के पास से, काफिले से लेकर कई कार्यक्रमों की जानकारी मिली है और ये साफ है कि कैसे पिछले कई दिनों से शुभेंदु पर वो नजर रख रहा था और हमले की तैयारी थी। सज्जाद भट्ट आतंकी मॉड्यूल से संबंध होने का इसका शक है।